Hi everyone, welcome back to my channel. So my name is Ananya Gar and I secured an all India rank of 3340 in NEET UG 2023 and today I will be telling you the best strategy to score 160 plus in NEET Physics. मैं वही टिप्स शेयर करूंगी आपके साथ जिनको मैंने फॉलो किया था और जिनसे मेरा स्कोर 158 आया है और आप भी वो फॉलो करोगे तो आपका भी 160 प्लस चला जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. So here are 17 tips. So tip 1 is master the fundamentals. तो सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करूंगी कि एक अच्छे टीचर से आप पढ़िए. अब तो ऑनलाइन में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जिस भी टीचर का आपको समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, आप उन टीचर से पढ़ सकते हैं और अपने फंडामेंटल्स और अपने बेसिक्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए. क्योंकि अगर आपकी बेसिक मैथ्स ही वीक है ना तो फिजिक्स आपकी ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगी. तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने हैं और वो हो गए तो उसके साथ साथ आपका 50% फिजिक्स तो वहीं पर हो जाती है ओवर, क्योंकि वो हर चैप्टर में हर क्वेश्चन में अप्लाई होंगे. तो अगर वो हो गया आपका स्ट्रॉन्ग तो फिर आगे आपको इतने एफर्ट्स नहीं डालने होंगे. वो बेसिक से जो एक बार स्ट्रॉन्ग हो गए तो फिर हर चैप्टर में आपको थोड़ा सा अप्रोच समझनी है, फिर एंड में तो मेन क्वेश्चन सॉल्व उन्हीं मैथ से होता है. एक बार आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो गए तो फिर आपको मैकेनिक्स इतनी टफ नहीं लगेगी, क्योंकि वही एंड में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से क्वेश्चन सॉल्व होंगे. वेक्टर हर जगह यूज होगा तो वो चीज़ें हर जगह यूज होंगी. तो अपनी एक बार आप बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए सबसे पहले. नेक्स्ट इज डोंट इग्नोर एनसीईआरटी. मतलब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं. जो आपको नहीं करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस या तो सिमिलर या फिर डिजिट्स चेंज करके कुछ भी चेंज करके पूछे जा रहे हैं नीट में. तो अगर आपके एनसीईआरटी भी कर लोगे ना तो उससे आपको एक बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिमिलर मिलेंगे नीट में. तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर कर लेना, क्योंकि फिजिक्स मतलब एनसीईआरटी रीड करना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. अभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, ये जो हाई वेटेज टॉपिक जो होते हैं ना, ये आपके वीक नहीं होने चाहिए. तो इनको आपको ज़्यादा फोकस करना है, इन पे ज़्यादा टाइम देना ताकि ये आपके स्ट्रॉन्ग हो. क्योंकि आप हाई वेटेज टॉपिक पे आप वीक नहीं हो सकते हो, वहाँ आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा. तो इन पे आप ज़्यादा टाइम दीजिए कंपैरेटिवली बाकी टॉपिक जिनकी थोड़ी वेटेज कम है. और उनको वो अगर आपके हल्के से वीक भी रहे तो चलेगा, बट जो हाई वेटेज टॉपिक्स है वो आपके वीक नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो आपको पता है कि कंपटीशन कितना बढ़ चुका है. तो यू कांट अफोर्ड कि किसी हाई वेटेज टॉपिक पे आप वीक हो. ओके, सो नेक्स्ट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता होगा कि जब हम क्लास में चैप्टर पढ़ रहे हैं तब हमें समझ में आ गया, बट जब टेस्ट में हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो उसका रीज़न ही होता है क्योंकि हमने उसमें इनफ प्रैक्टिस नहीं की होती. फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है और आपको करनी पड़ेगी. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा. जब तक आप एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते तब तक आपको क्वेश्चन सिमिलर दिखने नहीं लगेंगे एग्जाम्स में. पहले आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और उतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका फिजिक्स के लिए डर खत्म होगा. आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे खुद से, टेस्ट में भी मार्क्स आने लगेंगे. बट ये सब तब होगा जब आप पहले बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे खुद से. अगर आप ऐसा सोचते हो कि क्लास में पढ़ लिया और अब उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करके हम टेस्ट में जाएंगे, हमसे टेस्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा. आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत ज़्यादा करनी होगी, रिगरस प्रैक्टिस करनी होगी बहुत सारे क्वेश्चंस की. मतलब बहुत इतना भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा, बट हाँ एक चैप्टर के 100 to 150 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको सॉल्व करने ही होंगे. और इतना करने के बाद यू विल रियलाइज कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आपसे क्वेश्चंस भी सॉल्व होने लगेंगे एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी इंप्रूवमेंट भी होने लगेगी फिजिक्स के लिए. बट उसके लिए आपको पहले बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी. तो वो आप कर लो, कोई भी एक बुक ले लो जिसमें एक चैप्टर के 100-150 क्वेश्चन हो और उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. वरना क्वेश्चन बैंक भी बहुत सारे मिल जाते हैं, वो भी कर सकते हो. किसी भी इंस्टीट्यूट के जहाँ पे भी आप एनरोल हो वहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे, वो कर सकते हो. तो प्रैक्टिस आपको करनी है. नेक्स्ट इज मेक फॉर्मूला शीट्स. फॉर्मूला शीट मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स के लिए तो डेफिनेटली नेसेसरी है, क्योंकि अगर एक पेज पे आपको सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए मिल जाते हैं तो आप उसकी रेगुलर रिवीजन कर सकते हो बहुत इजीली. तो फॉर्मूला शीट्स आप बना लेना और किसी की बनाई हुई मत लेना. अगर आप किसी के ले भी रहे हो तो उसको रेफर करो, बस उसको फिर खुद से मॉडिफाई ज़रूर करो. तो अपनी खुद की फॉर्मूला शीट्स बनाओ, क्योंकि वही आपको अल्टीमेटली बेनिफिट देगी जो उसका रियल पर्पस है. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन एंड अप्रोच. तो इसका मतलब ये है कि जब आप क्लास में लेक्चर अटेंड कर रहे हो फिजिक्स का,
तो साथ में मतलब सिर्फ ये नहीं कि फॉर्मूला क्रैम अप कर लिया, मग अप कर लिया कि ये फॉर्मूला है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको लेक्चर लेते वक्त उस फॉर्मूला की एप्लीकेशन समझनी है कि वो कहाँ, उसकी क्या एप्लीकेशन है, किस टाइप के क्वेश्चंस में वो अप्लाई होगा। और दूसरा, आपको क्वेश्चंस की अप्रोच समझनी है कि किन क्वेश्चंस को किस अप्रोच से सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप एक बार ये समझ जाओगे देन फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट अ बिग चैलेंज फॉर यू। सो आप इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, तो आपके क्वेश्चंस इजीली आपको सॉल्व होने लगेंगे। नेक्स्ट इज यूज डायग्राम्स, जो मुझे लगता है कि यूजुअली हर टीचर आपको बताते होंगे फिजिक्स के कि क्वेश्चन को सबसे पहले डायग्राम में बनाओ, कन्वर्ट करो, तभी आपको क्वेश्चन इजी लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ये मेरे साथ भी हुआ था। पेपर में एक क्वेश्चन था बहुत लेंथी सा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे करूँ, देन आई कन्वर्ट इट इनटू डायग्राम और फिर मुझे एकदम से अप्रोच समझ में आ गई कि ऐसे सॉल्व होगा। तो ये आप खुद रियलाइज करोगे कि फिजिक्स के क्वेश्चन जो इतने लंबे लंबे लिखे होते हैं वो सिर्फ डराने के लिए लिखे होते हैं, उनमें इतना सब फालतू का लिखा होता है। एक बार आप उसे डायग्राम में कन्वर्ट करोगे ना, तो फिर आपको वो बहुत छोटा लगेगा, इजी लगेगा और ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ है ही नहीं जो फालतू में इतना डर रहे थे। तो ये सच में होता है बच्चों के साथ। आप कोशिश करो कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसको आप डायग्राम में ही कन्वर्ट करके करो, जितना आप कर सकते हो, तो उससे और ईजी लगेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट इज सॉल्विंग PYQs। तो PYQs आपको सॉल्व करना है, उसके दो पर्पस है। एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, दूसरा आपको पता चलेगा कि नीट का लेवल क्या है और आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है। आप नीट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर आपसे वो इजीली हो रहे हैं तो मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, या आपको वो इजी लग रहा है, टफ लग रहा है, तो थोड़ा सा आपको और मेहनत करने की जरूरत है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे अपनी। तो उससे आपको थोड़ा अपना प्रिपरेशन का चेक मिल जाता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, तो इसलिए आपको PYQ सॉल्व करने चाहिए। और थर्ड, जो सब कहते हैं कि बहुत सारे PYQs रिपीट भी होते हैं, जो कि हाँ एक्चुअल में होते भी हैं, तो उससे आपको हेल्प भी मिल जाएगी। तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, शुरू में आप करो प्रैक्टिस, क्वेश्चन सॉल्व करो, बट थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप खुद आप एक टाइम लगा लो, टाइमर सेट कर लो कि ये क्वेश्चन इतने सारे मतलब 20 क्वेश्चन इतने मिनट्स में करने हैं। अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग धीरे धीरे उस टाइमर को कम करते चलो, क्योंकि वो टाइम इनटू से कि एग्जाम आपको देना है, तो एग्जाम में आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको आनी चाहिए अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है। इसका कोई मतलब नहीं बनता कि क्वेश्चंस आपको आते थे पर आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, आपको टाइम ही नहीं बचा उतना, तो ये इसका कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चंस आते हैं और उस टाइम में आप कर पा रहे हो, ये मैटर करता है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप शुरू में आप प्रैक्टिस करो, एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपकी इनफ प्रैक्टिस हो जाए, तो फिर जब आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो उसके अलावा, तो आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, और जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी डेवलप होगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा स्कोर करने के लिए। नेक्स्ट इज गिव मॉक टेस्ट। तो आपको मॉक टेस्ट देना है, इनसे नहीं भागना, कुछ फायदा नहीं होगा इससे भागने से, आपको गलतियां ही पता चलेगी ना अपनी, अच्छी बातें नीट से पहले पता चल जाएगी ताकि वो गलतियां नीट में ना हो। आई नो मार्क्स कम आते हैं, बहुत डिमोटिवेशन होता है, मेरे साथ भी होता था, बट मॉक टेस्ट छोड़ना इज नॉट अ सोल्यूशन। आपको फेस करना होगा ताकि नीट में आपका स्कोर अच्छा है। नीट आपको बुरा फेस नहीं करना, तो आपको मॉक टेस्ट में थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ेंगे, तो आप उनसे घबराइए मत, जस्ट गिव मॉक टेस्ट और इन्हें पॉजिटिव ही लीजिए कि आपको अपनी गलतियां पहले ही पता चल रही है, ताकि नीट में स्कोर और अच्छा ही आए आपका। एंड नेक्स्ट इज सिर्फ मॉक टेस्ट देने से नहीं होगा कुछ, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मिस्टेक्स को रिव्यू करना, जो कि एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप मॉक टेस्ट क्यों देते हो? ताकि आपकी गलतियाँ आपको पता चले, बट मॉक टेस्ट देने के बाद अगर आप अपनी गलतियाँ ही नहीं पता लगाओगे तो फिर फ़ायदा क्या उस मॉक टेस्ट देने का। सो आपको अपनी गलतियाँ रिव्यू करनी है, एक प्रॉपर मिस्टेक नोटबुक बनानी है, उनमें अपनी वो सारी मिस्टेक्स लिखनी है ताकि वो मिस्टेक्स आप दोबारा ना करो, उन्हें रेगुलरली रिवाइज करना है, और इस सब को करने से आपका स्कोर डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। क्योंकि मैंने भी किया था, मैंने भी एक प्रॉपर मिस्टेक नोटबुक बनाई थी, उन्हें रिवाइज किया था, उससे काफ़ी हेल्प मिली थी स्कोर को इम्प्रूव होने में, कंसेप्ट की क्लैरिटी में, और गलतियाँ भी कम होने लग गई थी। तो आप भी ये करिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, सीक हेल्प व्हेन नीडेड। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं डाउट्स पूछने में या हेल्प मांगने में, तो मत करो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जब भी किसी चीज़ में डाउट आए या फिर अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है तो आप हेल्प लीजिए, आप अपने फ्रेंड्स की, टीचर्स की, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो आप हेल्प लीजिए। क्योंकि अगर आप अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो फिर मार्क्स कैसे आएंगे।
तो डाउट्स ना पूछना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आपको जब भी हेल्प की नीड लगे आप लीजिए। तो ये इसलिए बोला कि बहुत सारे बच्चे हेजिटेशन में ही अपने कंसेप्ट को वीक कर लेते हैं, तो ये मत कीजिए। नेक्स्ट इज रिवाइज रेगुलरली। आपको रेगुलरली रिवाइज करना है। अपनी सारी फॉर्मूला हिट्स आप जो बनाओगे आप उन्हें रिवाइज कीजिए। अपनी मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज कीजिए और थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी नोट्स आपके टीचर्स आपको लिखवाए उन्हें रिवाइज कीजिए। रेगुलरली आपको रिविजन करनी है टॉपिक्स की। नेक्स्ट इज स्टे काल्म एंड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट रहिए कि आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप खुद पे भरोसा रखोगे तभी फिर बाकी दुनिया आप पे भरोसा रखेगी। तो आपको बस कॉन्फिडेंट रहना है और कंसिस्टेंटली अपना काम करना है। अगर आज आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपका टारगेट आपने रखा है कि 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है फिजिक्स के, तो नेक्स्ट या तो 20 कीजिए, 20 से ज़्यादा कीजिए, वो पीछे नहीं जाना चाहिए। तो कंसिस्टेंट रहिए और धीरे धीरे इम्प्रूव करते चलिए। धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा इस सब्जेक्ट के लिए और आपका जो फियर है वो भी कम हो जाएगा और कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे ना एक बार, और फिर मॉक्स में जब मार्क्स भी आने लगेंगे तब पता चलेगा कि इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना लगता था। इट ऑल की बस प्रैक्टिस नहीं थी उतनी जितनी सफिशिएंट है। तो कंसिस्टेंटली वर्क कीजिए एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। एंड लास्ट इज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड गाइडेंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक, ताकि बाकी बच्चों तक भी ये चैनल पहुँचे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और लास्ट में मैं बस इतना बोलूँगी कि आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि व्हाट एल्स यू नीडेड एंड हाउ कैन आई हेल्प यू मोर, ताकि मैं वो कर पाऊँ। एंड आई ऑल्सो हैव अ टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको उन सब नोट्स की PDF मिल जाएगी इन केस यू नीड इट, तो आप उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। And I have also created many videos on different topics like how to crack NEET if you are doing self study। अगर आपको रिसोर्सेज समझ नहीं आ रहे हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही आई हैव क्रिएटेड मैनी वीडियोस, यू कैन ऑल चेक इट आउट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।